दोस्तों नमस्कार और गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ये आपका साइंस सुपर टेट से रिलेटेड क्लास होने वाली है। कल की क्लास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कल मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी दिया था और फिर मैंने आपको आपका पहला चैप्टर मानव शरीर से संबंधित ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पहला चैप्टर जिसका नाम था न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पोषण तथा पाचन तंत्र शुरू कर दिया था। मैंने कल स्पेशली आपको न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि पोषण के बारे में बताया था और मैंने आपके कल के कमेंट को पढ़ा तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि सर इसका नोट्स बनवा दीजिए, नोट्स ऐसे ही समझा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका नोट्स बनवा दीजिए। मैंने आपको कल ही कहा था कि मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा। एक दो दिन पहले आप चीज़ों को कुछ समझ लीजिए, आपको पता तो चल जाए कि आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तब चीजें जब आप लिखेंगे तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। बिल्कुल, यहां पर कल मैंने आपको पोषण के बारे में जो जानकारी दिया था, 2 मिनट लगेगा, मैं पहले रिवाइज कर दूं। इस पोषण के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि पोषण का मतलब होता है भोज्य पदार्थ का निर्माण करना अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन का निर्माण कर ले या भोजन को ग्रहण कर ले उसे बोला जाता है पोषण, न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि पोषण जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण मैंने आपको बताया था कि पौधों में होता है, जबकि परपोषण जो होता है वो जंतुओं में होता है। पौधों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की सहायता से पौधा सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को ट्रैप करता है और जब ये सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज का निर्माण अपने आप हो जाता है। यही चीज आपको जंतुओं के केस में क्लोरोफिल नहीं होता तो इसलिए ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जब ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें भोजन का निर्माण नहीं होगा और जब भोजन का निर्माण नहीं होता तो जंतु जो होता है वो पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है। इसलिए जंतुओं को बोला जाता है परपोषी जीव और यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। यहां तक आपको मैंने कल बताया। फिर मैंने बताया कि ये पोषण परपोषण भी 3 प्रकार का जनरली होता है। एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। और इसके बावजूद भी आपको अभी और टाइप पढ़ना है, जब मैं इसको लिखाऊंगा तो वहां पर चीजों को कंसीडर कर लूंगा। अब याद करिए कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप 2 चीजों का ध्यान अपने मन में रखिएगा। शायद आप रखे होंगे, उम्मीद यही करूंगा। मैंने कहा था कि जब भी हम कोई भोजन खाते हैं, जंतु हम लोग क्या हैं, जंतु ही तो हैं और हम लोगों को भोजन कहां से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है। लेकिन पौधा अपना भोजन खुद बना ले रहा है, यह है कॉन्सेप्ट। तो हमें भोजन पौधों से मिल रहा है तो पौधों से हमें 6 प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। कल मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था इसको याद रखिएगा। हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है,
वाटर, मिनरल्स और विटामिन प्राप्त होता है। ये 6 प्रकार के भोजन में मैंने आपको बताया था कि हमें केवल और केवल 3 प्रकार के भोजन का पाचन करना होता है। हमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है, हमें प्रोटीन का पाचन करना होता है, फैट का पाचन करना होता है, लेकिन वाटर का, मिनरल्स का और विटामिन का पाचन नहीं करना होता। मैं फिर से इसको लिख करके बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा जो शरीर होता है वो इस कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज नहीं कर पाता। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारा शरीर इस प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में यूज नहीं कर पाता, और सेम प्रक्रिया यहां पर कि हमारा शरीर जो होता है वो फैट को फैट के रूप में यूज नहीं कर पाता। हमें 3 चीजें और प्राप्त होती हैं। हमें वाटर यानी कि जल प्राप्त होता है, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण प्राप्त होता है, और छठवां हमें विटामिन प्राप्त होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर का मतलब आपका भी शरीर, ये मत सोचिएगा कि केवल मेरा ही शरीर, आपका भी शरीर, ठीक है। यानी हम लोगों का जो शरीर होता है वो वाटर को वाटर के रूप में यूज कर लिया। जैसे ही वाटर यानी कि जल हमारे शरीर में आया तो मेरे शरीर ने कहा, यानी हम लोगों के शरीर ने कहा कि चलो ये जल है और इसको यूज कर लेते हैं। यूज करने का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। मिनरल्स को भी हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया, विटामिन को भी हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट आता है तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज नहीं कर पाता। हमारा शरीर प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में यूज नहीं कर पाता और फैट को फैट के रूप में यूज नहीं कर पाता। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्या रीजन है कि हमारा शरीर इन तीनों को यूज कर लेता है लेकिन इन तीनों को हमारा शरीर यूज नहीं कर पाता। उसका रीजन ये है कि ये तीनों एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती हैं, एक प्रकार के जटिल अणु होती हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती हैं, जबकि ये तीनों एक प्रकार के सिंपल यानी कि सरल अणु होते हैं। तो ये सिंपल है, सिंपल इन द सेंस छोटा है, इसलिए हमारा शरीर इन तीनों को यूज कर लिया। लेकिन इन तीनों को अगर यूज करना है हमारे बॉडी को तो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना पड़ेगा, और हमारा शरीर इस कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म में जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, प्रोटीन को चेंज कर देता है जिसे अमीनो एसिड अमीनो अम्ल कहा जाता है, और फैट को चेंज कर देता है जिसे फैटी एसिड कहा जाता है। सच में अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत भी नहीं है, हमारे बॉडी को फैट की भी जरूरत नहीं है। अब यहां पर समझना क्या है कि जरूरत क्या है। हमें जरूरत है ग्लूकोज की, हमें जरूरत है अमीनो एसिड की, हमें जरूरत है फैटी एसिड की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्लूकोज हमें केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। इससे मजबूरी है कि पहले हमें कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना पड़ेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट को बदल करके ग्लूकोज में परिवर्तित करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस प्रोटीन के साथ कि हमारा शरीर प्रोटीन को पहले ग्रहण करता है, फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, और फैट को ग्रहण करने के बाद उसे फैटी एसिड में बदल देता है। और हमारे शरीर की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम इन तीनों का विखंडन करके सरल अणु यानी इन तीनों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे ही साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है पाचन यानी कि डाइजेशन। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये 2 चीजें अपने दिमाग में रखिएगा कि जब हम ये 6 चीजों को ग्रहण करते हैं
तो इन तीनों को पचाने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को हमारा शरीर इन्हीं के रूप में एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पहले हमारा शरीर पचाएगा, फिर उसको पचाने के बाद एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइंट आपने समझा होगा। अब बात निकल करके आ गई कि इन तीनों को हमें पचाना है। जहां पर भी मैं भोजन की बात करूंगा वहां पर आपके दिमाग में तुरंत ये 6 चीजें आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इन तीनों को पचाने की जरूरत नहीं है, पचाना केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को है। प्रश्न ये है कि इन 3 प्रकार के भोजन का पाचन और अवशोषण कौन करेगा? तो बताया गया कि हमारे शरीर के वे सभी अंग जो इन तीनों को पचाने में और इनको एब्जॉर्ब करने में सहायता करती हैं, उन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है जिसे बोला जाता है आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है सहायक पाचक अंग, यानी कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। आहार नाल के बारे में मैंने आपको यह बताया है कि आहार नाल अंगों का ऐसा समूह हो रहा है जो भोजन के पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, जबकि सहायक पाचक अंग अंगों का ऐसा समूह होता है कि जब आहार नाल भोजन को पचाने में असमर्थ होता है, जब आहार नाल भोजन को पचाने में फेल होने लगता है, तो सहायक पाचक अंग सपोर्ट प्रदान कर देते हैं आहार नाल को, ताकि आहार नाल भोजन का पाचन कर सके। जैसे ये है लीवर। लीवर जो होता है ये एक प्रकार का सहायक पाचक अंग है। जैसे पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो होता है ये भी एक प्रकार का सहायक पाचक अंग है। जैसे गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, ये भी एक प्रकार का सहायक पाचक अंग है। और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी एक प्रकार का सहायक पाचक अंग है। यानी कि ये चारों जो होते हैं ये खुद भोजन का पाचन नहीं करते, ये चारों करते क्या है, आहार नाल को सपोर्ट प्रदान करते हैं ताकि आहार नाल भोजन का पाचन कर सके। याद रखिएगा कि ये जो लीवर होता है, लीवर ये हमारे शरीर का बाहुबली अंग होता है। बाहुबली मतलब ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप अलार्म हो जाइए इस पॉइंट को लेने के लिए, थोड़ा सा आप एकाग्रचित हो जाइए। ये मत सोचिए सच में ये बाहुबली है। लीवर जो होता है ये हमारे शरीर को ऐसी परिस्थिति से उबारता है जब शरीर बड़ी ही विषम परिस्थितियों में फंस जाता है। आगे आप देखेंगे कि हमारे शरीर के साथ ऐसी घटनाएं घटने वाली होंगी कि अगर हमारा शरीर कोई काम करेगा तो उसे फायदा होगा लेकिन नुकसान भी होगा, और नहीं करेगा तो भी नुकसान होगा। यानी कि 2 राहों पर खड़ा हो जाता है जब हमारा शरीर। तब ऐसी परिस्थितियों में लीवर आकर के हमारे बॉडी को बचाता है। तो आगे ये सारी कहानी आपको मिलने वाली है इसी चैप्टर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आहार नाल के बारे में। आपको मैं बोल रहा हूं कि आप अपना स्क्रीनशॉट लेने की जो प्रक्रिया है वो तेज करते जाइए, क्योंकि समझने वाली जो चीजें होती हैं वो ऑनबोर्ड आपको समझ में आएंगी। उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाकी मैं नोट्स बनवाऊंगा। आप ये मत सोचिए कि मैं ये सारी चीजें आपको लिखाऊंगा, नहीं, इसको भी मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए आप उसको स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज, और आप दूसरी चीज मुझे बोलने की जरूरत भी ना पड़े कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद ही समझ जाया करिए कि बोर्ड भर चुका है, पेज चेंज होने वाला है, और मैं आपको टाइम दूंगा, मैं बगल हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अब यहां पर मैं इधर कुछ चीज नहीं लिखूंगा क्योंकि अब मुझे आहार नाल के बारे में पढ़ाना है।
तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आहार नाल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। यहां पर देखिएगा, ये जो आहार नाल होता है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है वो लगभग 33 फीट होती है, 33 फीट लॉन्ग होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। और इस आहार नाल का एक दूसरा नाम ही होता है जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जठरांत्रीय तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने आपको बताया कि मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 33 फीट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि मेरी लंबाई, मेरी यानी कि अपनी लंबाई, आप सोच रहे होंगे कि मेरी लंबाई तो 5 से 6 फीट होगी, 5 और 6 फीट के बीच में, तो मेरे शरीर में ये 33 फीट का आहार नाल कैसे आ गया? तो ये आहार नाल जो होता है वो आपके शरीर के अंदर मुड़ा मुड़ा होता है, और इसको अगर खींच करके फैला दिया जाए तो इसकी लंबाई जो होती है वो 33 फीट लॉन्ग होती है, 33 फीट लंबा होता है। और इस आहार नाल में जो पहला अंग होता है उसे बोला जाता है मुख, यानी इंग्लिश में इसे बोला जाता है माउथ। जो दूसरा अंग होता है उसे बोला जाता है ग्रसनी, इंग्लिश में फायरिंग्स बोला जाता है। तीसरा अंग होता है ग्रास नली, जिसे इसोफेगस बोला जाता है। चौथा अंग होता है आमाशय, और इस आमाशय को स्टमक इंग्लिश में बोला जाता है। और आमाशय के बाद नंबर आता है छोटी आंत का, और छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, और छोटी आंत के बाद नंबर आ जाता है बड़ी आंत का, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो छोटी आंत होता है, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला होता है जिसे बोला जाता है ग्रहणी, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है डिओडिनम। दूसरा जो भाग होता है उसे बोला जाता है मध्यांत्र, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है जेजुनम। तीसरा जो भाग होता है उसे बोला जाता है सीसांत्र, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है इलियम। उसी प्रकार से बड़ी आंत की भी 3 भाग होती हैं। पहला होता है सीकम, CAECUM। दूसरा होता है वृहदांत्र, जिसे कोलन कहा जाता है। और अंतिम अंग होता है मलाशय, जिसे रेक्टम कहा जाता है। आप इतने का अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी इसमें कई चीजें और लिख दी जाएंगी, तो दोबारा उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यह पता रहे कि मनुष्य के आहार नाल में कितने अंग हैं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये जो आहार नाल होता है इसमें कितने अंग होते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी तक आपको देख करके लग रहा होगा कि 6 अंग होते हैं। यह है पहला अंग, यह है दूसरा अंग, यह है तीसरा, यह है चौथा, यह है पांचवा, और यह है छठवां। लेकिन मैं अगर इसको ओवरऑल बात करूं कि ओवरऑल कितने अंग होते हैं, तो ओवरऑल कुल मिलाकर के यहां पर देखिएगा कि ये है 4 3 7 और ये है 10, यानी कुल मिलाकर के 10 अंग होती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। क्यों? क्योंकि ये 3 भाग जब मिल जाती हैं तब एक अंग का निर्माण करती हैं, जिसे बोला जाता है छोटी आंत।
उसी प्रकार से ये तीन भाग जब मिल जाती हैं तो एक प्रकार के अंग का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है बड़ी आंत। और दूसरी चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये एकदम सीक्वेंस में याद रखेगा, एक क्रम से याद रखेगा, क्योंकि पहले मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद ग्रहणी, ग्रहणी के बाद मध्यांत्र, मध्यांत्र के बाद शेषांत्र, फिर सीकम, कोलन और रेक्टम। ये है क्रम। यानी आपने अगर रोटी मुख से खाया, भोजन को मुख से खाया, तो भोजन आएगा फिर ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, फिर आमाशय में, फिर ग्रहणी में, फिर मध्यांत्र में, फिर शेषांत्र में, फिर सीकम में, फिर कोलन में, फिर रेक्टम में आता है और रेक्टम से बाहर निकल जाता है। यहां पर बाहर निकलने का मतलब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने मुख से रोटी को खाया और मलाशय से रोटी बाहर निकलेगा, बीच में पचेगा भोजन। ऐसा तो होता नहीं है कि आप रोटी खाएं, रोटी बाहर निकल गया, फिर रोटी खाने का मतलब क्या रहा। तो मुख से आपने भोजन को ग्रहण किया और फिर यहां तक भोजन ऐसे पचते हुए जो रोटी या जो भोजन नहीं पच पाया वो मलाशय से बाहर निकलेगा। अब यहां पर ये नाम देखिए छोटी आंत। छोटी आंत एक अंग है और ये तीन अंग से मिलकर के बना है, यानी ये तीन अंग मिल गए तो एक अंग छोटी आंत, फिर ये तीन अंग मिल गए तो ये बड़ी आंत बन गया। छोटी आंत का केवल नाम ही छोटी आंत है, होती बहुत बड़ी है, और बड़ी आंत का नाम ही केवल बड़ी आंत है, होती बहुत छोटी है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 2.5 से 3 फीट होती है। तो सच में छोटी आंत बड़ी और सच में बड़ी आंत छोटी होती है। छोटी आंत बड़ी, बड़ी आंत छोटी। तो छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत सच में क्या होती है, छोटी होती है। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आया होगा कि क्या मतलब छोटी आंत का फिर जब बड़ी है तो फिर छोटी आंत क्यों कर दिया गया नाम, और जब बड़ी आंत छोटी है तो फिर उसको बड़ी आंत क्यों कहती है। उसका रीजन ये है कि ये नाम उसकी लंबाई के आधार पर नहीं रखा गया है, ये नाम उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, उसके व्यास, उसके चौड़ाई के आधार पर रखा गया है। छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है इसलिए छोटी आंत को छोटी आंत कहती हैं, और बड़ी आंत की चौड़ाई, डायमीटर या व्यास जो होता है वो कम होता है, इसलिए बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है। अब कुछ लोग सलाह देना चाह रहे होंगे तब तो छोटी आंत को पतली आंत कहना चाहिए था और बड़ी आंत को मोटी आंत कहना चाहिए था। तो अगर आप ऐसा सलाह देना चाहते हैं तो अपना सलाह मत दीजिए, ये नाम रख जा चुका है, ऐसे ही चलेगा। अब दोस्तों यहां पर मैंने दो चीजों के बारे में अभी मैंने कहा था कि जहां पर भी मैं भोजन की बात करूंगा वहां पर आपके दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए जो अभी मैंने बताया था। अब कुछ लोग सोचना शुरू कर दिए होंगे कि यार ये तो बताया बहुत कुछ है, क्या आना चाहिए। तो वो दो चीजें जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी कोई भोजन हम खाते हैं तो उस भोजन से हमें 6 प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल और विटामिन। ये 6 चीजें मैं इतनी बार बोल देता हूं कि मुझे मतलब शर्म आती है कि आप लोग सोचेंगे बार बार यही रटता है। अब क्या करूं, बार बार इसका यूज होता है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन, ये 6 चीजें प्राप्त होती हैं। और फिर मैंने क्या कहा था कि तुरंत आपको दिमाग में यह भी लाना है कि हमें पचाना केवल कार्बोहाइड्रेट को है, केवल प्रोटीन को है, केवल फैट को है, वाटर, मिनरल और विटामिन को पचाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और याद रखेगा कि भोजन का पाचन यहीं पर होगा और यहीं पर यानी इन्हीं अंगों में होगा, इन्हीं अंगों में से कुछ अंगों में होगा और कुछ अंगों में नहीं होगा।
तो प्रश्न ये है कि किन अंगों में होगा? तो ये बतौर याद रखेगा कि भोजन का पाचन वहीं पर पॉसिबल है, भोजन का पाचन वहीं पर पॉसिबल है जहां पर भोजन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा। जहां पर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा वहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, जहां पर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा वहां पर प्रोटीन का पाचन होगा, जहां पर फैट को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा वहां पर फैट का पाचन होगा। अब आते हैं, देखते हैं, जैसे ही भोजन मुख में आता है वैसे ही भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख में लार पाया जाता है, सलाइवा, और इस लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है, और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसे शुगर में परिवर्तित कर देता है, शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और आप जानते हैं कि शुगर का स्वाद जो होता है वो मीठा होता है। यही कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है। इस लाइन में 7 सवाल ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये लाइन क्लियर है तो आप 7 प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपसे यह पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। दूसरा सवाल अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप तुरंत बताइए कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तीसरा सवाल, टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चौथा सवाल, टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा करके किसमें परिवर्तित करता है? तो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा करके शुगर में कन्वर्ट करता है, शुगर में परिवर्तित कर देता है। पांचवा प्रश्न, क्या कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है? क्योंकि जब टाइलिन एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट जो कि रोटी में पाया जाता है, उस रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को जब शुगर में परिवर्तित कर देगा तो शुगर का स्वाद मीठा होता है, इसलिए रोटी हमें मीठी लगती है। ये 5 सवाल, और मैंने आपको बोला था कि 7 सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा शब्द है। जैसे हम कहते हैं अल्कोहल, जैसे मैंने बोला शराब। अब शराब तो मैंने एक जनरल बात की है, एक सामान्य बात की है। शराब में कौन कौन सा ब्रांड की बात किया जाए? कोई बोलेगा कि मुझे ब्लेंडर स्प्राइट चाहिए कोई बोलेगा कि मुझे ब्लैक डॉग चाहिए। ये शराब की वैरायटीज हैं। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में किस कार्बोहाइड्रेट की बात करी जा रही है? किस कार्बोहाइड्रेट की? तो कार्बोहाइड्रेट में यह बात कर रहा है स्टार्च का, और शुगर में बात कर रहा है माल्टोज का। शुगर एक परिवार है और उसका सदस्य है माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट एक परिवार है, उसका सदस्य है स्टार्च। तो 7वां सवाल यही है। 6वां सवाल यही है कि मान लीजिए पूछ लिया टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, और ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट न दे करके स्टार्च दे देगा, तो आपका उत्तर स्टार्च सही होगा। फिर 7वां सवाल, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचा करके किस में परिवर्तित करता है? माल्टोज में परिवर्तित करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे सवाल दे दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट, एक मिनट, मान लीजिए सवाल दे दिया जाए कि टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, और ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट भी दे दे और ऑप्शन में स्टार्च भी दे दे, तब आपका उत्तर वहां पर क्या सही होगा? स्टार्च सही होगा। भले ही कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में हो
लेकिन स्टार्च उत्तर के ज्यादा करीब है, इसलिए वहां पर आपका उत्तर जो सही होगा वो स्टार्च सही होगा। अब दोस्तों यहां पर मुख में भोजन का पाचन शुरू हुआ था और यहां पर लगभग 5% भोजन का पाचन होता है, 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगर मैं बोलूं कि कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट तो 5%, कितना प्रतिशत स्टार्च तब 30% स्टार्च, ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भोजन मुख के बाद कहां पर आएगा, ग्रसनी में आता है, और जब भोजन ग्रास नली में आता है तो ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, पाचन यहां पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि भोजन का पाचन वहीं पर पॉसिबल है जहां पर भोजन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता, यही कारण है कि ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। उसके बाद जब भोजन आमाशय में आता है, आमाशय में, तो आमाशय आप लोग बोलते हैं कि रेड कलर मत यूज करिए, तो चलिए ये कलर यूज करते हैं। भोजन का जब भोजन आमाशय में आता है तो ये आमाशय, ये दिखाई दे रहा है, ये आमाशय प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करता है। और यहां पर लगभग 70%, 70% प्रोटीन का पाचन होता है, 70% प्रोटीन का पाचन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहां पर प्रोटीन को पचाने वाले दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम होता है पेप्सिन और दूसरे का नाम होता है रेनिन। पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम इस आमाशय में पाए जाते हैं और यही कारण है कि आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टमक। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है, स्टमक में होता है। लेकिन यहां पर देखिए 70% प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, 30% प्रोटीन बचा है। यहां पर देखिए 5% कार्बोहाइड्रेट का, मुख में 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, 95% कार्बोहाइड्रेट भी बचा है। यानी हमें पचाना क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को। कार्बोहाइड्रेट को मैंने 5% मुख में पचा लिया, 95% कार्बोहाइड्रेट बचा है। 70% प्रोटीन को मैंने आमाशय में पचा दिया, 30% प्रोटीन बचा है और फैट अभी तो कहीं नहीं पचा है। उसके बाद भोजन आता है इस ग्रहणी में, और ग्रहणी जो कि छोटी आंत का पहला भाग होता है, इस ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडिनम। भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में, छोटी आंत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रहणी के बगल में अग्नाशय, पैंक्रियाज, अभी बता रहा हूं, अग्नाशय पाया जाता है और अग्नाशय भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम का निर्माण करके ग्रहणी में भेज देता है। यही कारण है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पाचन इस मध्यांत्र में होता है और थोड़ा बहुत पाचन इस शेषांत्र में होता है। मध्यांत्र और शेषांत्र में पाचन बहुत कम होता है और शेषांत्र तक आते आते पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया शेषांत्र में पूरी होती है, लेकिन शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरियां, हिरन, खरगोश, इन सब में पाचन की क्रिया जो होती है वो सीकम में पूरी होती है, सीकम में। क्योंकि सीकम के बगल में अपेंडिक्स पाया जाता है और ये जो अपेंडिक्स होता है
ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है, सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। याद रखिएगा, ये मैं गाय भैंस बकरियों की बात कर रहा हूं कि गाय भैंस बकरियों में भोजन का पाचन यानी शाकाहारी जंतुओं में पाचन सीकम में पूरा होता है, क्योंकि सीकम के बगल में अपेंडिक्स पाया जाता है और ये अपेंडिक्स सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स जो है वो क्रियात्मक रूप से फंक्शनली इनएक्टिव हो चुका है। मनुष्यों में अपेंडिक्स क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स को अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में गिना जाता है। हमारे शरीर के वे अंग जो कभी काम करते थे अब काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है, और ये धीरे धीरे छोटे होकर के गायब हो जाते हैं। तो ये है अवशेषी अंग। तो ये है पूरा पूरा पाचन तंत्र। भोजन का पाचन मुख से शुरू हुआ, ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं हुआ। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में हुआ। पेप्सिन और रेनिन किसको पचाया? प्रोटीन को पचाया। पेप्सिन सामान्य प्रकार के प्रोटीन को, रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को पचाता है। अभी मैं बता रहा हूं, भोजन का सर्वाधिक पाचन हम लोगों में ग्रहणी में हुआ और शेषांत में आते आते भोजन हम लोगों में पूरी तरीके से पच जाता है, और उसके बाद सीकम में शाकाहारी जंतुओं में पाचन पूरा होता है। उसके बाद भी जो भोजन नहीं पच पाया, उसके बाद भी जो भोजन नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, उसे छोटी बड़ी आंत के मलाशय वाले भाग से बाहर निकाल देते हैं। यह है पूरा पाचन तंत्र। उम्मीद है कि चीजें आप समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी आर्टिकल को अभी मैं आपको एक बार फिगर के माध्यम से बता दूंगा, और फिगर के बाद बताने के बाद कल से आपको मैं नोट्स बनवाऊंगा। कमेंट में ये बिल्कुल मत लिखिएगा कि सर नोट्स बनवा दीजिए, बहुत जरूरी है। सर बिना नोट्स के समझ में नहीं आएगा, बिना नोट्स के बाद में मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। नोट्स बनेगा, विधिवत बनेगा, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज में फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि ये है हमारा मुख, ये है हमारा मुख, ये है मुख, और मुख के ठीक ऊपर क्या होता है? हमारा नाक होता है, और नाक में दो छिद्र होते हैं। भाई मुख है, और मुख के ठीक ऊपर क्या है? हमारी नाक है, और इस नाक में दो छिद्र होते हैं। लेकिन ये जो नाक के दो छिद्र हैं, ये केवल आपको बाहर से ही दो दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों जब ऐसे अंदर जाते हैं, जब दोनों अंदर जाते हैं तो एक हो जाते हैं। और ये नाक का छिद्र ऐसे अंदर से, मैं अपना अंगुली डालकर आपको बता नहीं सकता, इसलिए आप कल्पना ही करिए यहां पर कि ये नाक के जो दो छिद्र हैं वो ऐसे अंदर से आकर के यहां पर आकर के खुले होते हैं, यानी ऐसे यहीं पर, और नीचे से मुख का छिद्र भी वहीं पर खुला होता है। मुख का छिद्र, ये नीचे से मुख का छिद्र यहीं पर, और ऊपर से नाक का छिद्र, दोनों के छिद्र आकर के एक ही जगह पर खुले होते हैं। ये समझ लिया होगा आपने। ये देखिए ऐसे, ये है ऊपर से नाक का छिद्र, और ये नाक का छिद्र आया यहां पर आकर के ओपन हो गया। इस तरीके, ये है नाक का छिद्र,
समझ पा रहे हैं? ऊपर से देखिए ऐसे नाक का छिद्र आया, यहां पर खुला हुआ है, और नीचे से मुख का छिद्र भी यहीं पर आकर के खुला हुआ है। और जिस अंग में ये दोनों छिद्र आकर के खुले होते हैं उसी अंग को बोला जाता है ग्रसनी, यानी कि इसे बोला जाता है फायरिंग्स। इसे फायरिंग्स कहा जाता है। दरवाजा बंद कर दीजिए। इसे फायरिंग्स कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये नाक का छिद्र कहां पर आकर खुला हुआ है, ग्रसनी में, और नीचे से मुख का छिद्र भी कहां पर आकर के खुला हुआ है, ग्रसनी में खुला हुआ। अगर इसको प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं तो मेरे ये मुख का छिद्र देखिए अंदर से आकर ग्रसनी में, और नाक का छिद्र भी कहां पर आकर के ग्रसनी में खुला हुआ है। अब यहां पर सोचिए कि नाक से हम क्या ग्रहण करते हैं। तो नाक से हम वायु ग्रहण करते हैं, और मुख से हम क्या ग्रहण करते हैं, तो मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भोजन को हम लोग मुख से खाते हैं और नाक से हम सांस लेते हैं। भाई हम सांस ले रहे हैं इस तरीके से, तो नाक से होते हुए, नाक का छिद्र है कहां पर आकर खुला हुआ है, ग्रसनी में, तो वायु कहां पर चली आएगी, ग्रसनी में। यानी नाक से हमने वायु को ग्रहण किया तो वायु ऐसे नाक से होते हुए कहां पर चली आई, ग्रसनी में चली आई। वायु ग्रसनी में चला आया। और जब हमने मुख से भोजन को ग्रहण किया तो भोजन भी ऐसे होते हुए कहां पर चला आया, ग्रसनी में चला आया। तो यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। तो आहार नाल का ग्रसनी एक ऐसा अंग होता है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। अब देखिए यहां पर इस ग्रसनी में वायु भी आ गया और इस ग्रसनी में भोजन भी आ गया। वायु को हमें कहां ले जाना है, हमने सांस क्यों लिया था, वायु को हमने क्यों ग्रहण किया था, वायु को फेफड़े में ले जाने के लिए ग्रहण किया था। और भोजन को क्यों ग्रहण किया था, भोजन को हमें आमाशय में लेकर के आना था, लेकिन दोनों एक ही जगह पर आ गया है। अब यहीं से दोनों को अलग अलग ले जाना है, यहीं से दोनों का गंतव्य स्थान अलग अलग है। इसलिए इस ग्रसनी से एक नली निकलती है जिसे बोला जाता है ग्रास नली, जिसे बोला जाता है ग्रास नली। इंग्लिश में इसोफेगस कहा जाता है। और ये ग्रास नली जो होता है ये केवल और केवल भोजन को लेकर के चला आता है, कहां पर, आमाशय में लेकर के चला आता है। केवल और केवल भोजन को ये आमाशय में लेकर के चला आता है। इस तरीके से आमाशय में लेकर के चला आता है। और इसी ग्रास नली के पीछे से एक दूसरी नली निकली होती है जिसे बोला जाता है वायु नली। और ये जो वायु नली होता है ये केवल और केवल वायु को कहां पर लेकर के चला आता है, फेफड़े में लेकर के चला आता है। तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। समझ क्या पा रहे हैं कि ये है नाक से वायु आया पहले ग्रसनी में, फिर वायु नली की सहायता से वायु कहां पर चला गया, फेफड़े में चला गया। फिर मुख से भोजन आया ग्रसनी में, और फिर भोजन ग्रास नली की सहायता से कहां पर चला आया, आमाशय में चला आया। आमाशय में भोजन चला आया। चीजें समझ पा रहे हैं। नाक से हमने वायु ग्रहण किया तो वायु नाक से होते हुए सबसे पहले कहां पर आया, ग्रसनी में। फिर ग्रास नली की, वायु नली की सहायता से वायु कहां पर चला आया, फेफड़े में।
और मुख से हमने भोजन को ग्रहण किया। भोजन पहले कहां पर आया? ग्रसनी में, फिर ग्रास नली की सहायता से भोजन कहां पर चला आया? आमाशय में चला आया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जितनी सरलता से मैं आपको बता रहा हूं, जितनी सरलता से मैं आपको यह बता रहा हूं कि नाक से वायु आया ग्रसनी में, फिर वायु नली की सहायता से वायु फेफड़े में चला गया, और मुख से आया भोजन ग्रसनी में, फिर ग्रास नली की सहायता से भोजन आमाशय में चला गया। क्या ये इतना सरल है? क्या भोजन को पता है क्या? इस भोजन को पता है क्या कि यही ग्रास नली का छिद्र है, तो मैं ग्रास नली की सहायता से आमाशय में चला आऊं। हो सकता है कि भोजन यहां पर आए और यहां से कंफ्यूज हो जाए और सोचे कि ये ग्रास नली का छिद्र है। वायु नली वाले छिद्र को सोचे कि ग्रास नली का छिद्र वो है, और गलती से भोजन वायु नली में चला आए। और जब भोजन वायु नली में चला आएगा तो फेफड़े में पहुंचेगा, और फेफड़े में पहुंचेगा तो आप वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। और ये एक समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये देखिए, भोजन यहां से आया और हो सकता है कि नाक के छेद से वापस लौट आए। आप खाना खाएं, नाक के छेद से वापस चला आए भोजन। तो यहां पर आपको दो काम करना है। पहला काम क्या करना है कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकना है, और दूसरा काम करना है भोजन को वायु नली में जाने से रोकना है। दो जगह पर जाने से भोजन को रोकना होगा। तो यहां पर ये जो नाक का छिद्र होता है, नाक का छिद्र जो कि ये वाला छिद्र है, इस नाक के छिद्र के ठीक सामने ऐसे वी के आकार की एक संरचना लटकती रहती है। वी के आकार की एक संरचना लटकती रहती है, जिसे यवुला कहते हैं। यवुला, यू वी यू एल ए, यवुला कहते हैं। आप लोग इसे टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। जैसे ये नाक का छिद्र है, यहां पर आकर ओपन हुआ है, तो इस नाक के छिद्र के सामने यवुला लटका रहता है। और जब हम भोजन को इंगल्फ करते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं, तो भोजन जब आता है, इसको टच करता है, तो वो जो वी के आकार, आप अपने मुख को खोल करके आ करिए, तो आपको यहां पर वी के आकार की एक मांसल युक्त संरचना लटकती हुई दिखाई देगी। वो संरचना जब भोजन उसको ऐसे अंदर आकर टच करता है तो वो ऊपर उठ जाता है। भाई ऐसे लटक रहा है, जब भोजन ऐसे नीचे की ओर आएगा, तो जब ऐसे नीचे की ओर आएगा, तो जब इसको भोजन टच करेगा ना, तो ये अपने आप ऐसे ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठ करके नाक के छेद को बंद कर देता है, ताकि भोजन नाक से बाहर ना आने पाए। और ये सवाल पूछा जाता है कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है? तो भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है यवुला। अब ये जो वायु नली है, यहां पर भोजन को जाने से रोकना है। इस वायु नली के मुख पर एक जाल नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे इपीग्लॉटिस कहा जाता है। और ये जो इपीग्लॉटिस होता है, ये भोजन को वायु नली में जाने से रोक देता है। तो दो सवाल, पहला प्रश्न ये कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है? यवुला। और दूसरा प्रश्न ये कि भोजन को वायु नली में जाने से कौन रोकता है? तो इपीग्लॉटिस। याद रखिएगा। अब भोजन आएगा आमाशय में। भाई अब भोजन आ गया आमाशय में, ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, आ गया आमाशय में। अच्छा, यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो वी के आकार की संरचना है, ये भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है। लेकिन कभी कभी जब आप भोजन को निगलते समय खांस देते हैं या बो देते हैं, तो चावल या पानी के एक दो अणु जो होती हैं, वो आपके नाक से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उस समय बोल देने के समय, खांस देने के समय ये नाक के छिद्र को ढक नहीं पाता। अब भोजन आ गया ग्रास नली की सहायता से आमाशय में। भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स और विटामिन, ये 6 चीजें कहां पर आ गई? आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का 5% पाचन हमने मुख में कर दिया है ना, मुख में लार में टाइलिन एंजाइम, याद है?
अब देखिए यहां पर जैसे ही आमाशय में भोजन आता है तो आमाशय कहता है कि भाई मैं इस प्रोटीन को पचा दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रोटीन को पचाने के लिए दो एंजाइम है, एक का नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है रेनिन। पेप्सिन एंजाइम की सहायता से सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन हो जाता है और रेनिन एंजाइम की सहायता से दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन हो जाता है। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन हो जाता है। सवाल पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन पचाता है? रेनिन एंजाइम पचाता है। कहां पर पचाता है? आमाशय में पचाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आमाशय ने कहा कि मैं प्रोटीन को पचा दूंगा और इसने प्रोटीन को पचाया, लेकिन ये केवल 70% प्रोटीन को पचा पाया। 70% ये प्रोटीन को पचा पाया, 30% प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाया। तो इस आमाशय के नीचे छोटी आंत का पहला भाग होता है जिसे बोला जाता है ग्रहणी। इस तरीके से ऐसे सी के आकार का होता है। ग्रहणी कहता है कि ठीक है, अगर तुमने केवल 70% प्रोटीन को पचाया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 30% प्रोटीन को मेरे पास भेज दो और केवल प्रोटीन ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी भेज दो, फैट भी भेज दो, मैं इन तीनों को पचा दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि इस ग्रहणी के बगल में एक अंग होता है जिसे बोला जाता है अग्नाशय। याद करिए, अभी मैंने बताया था पैंक्रियाज। ये जो अग्नाशय होता है, ये भोजन का पाचन खुद नहीं कर रहा है, ये ग्रहणी को सपोर्ट कर रहा है ताकि ग्रहणी भोजन का पाचन कर सके। तो आमाशय ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम सबको अपने पास बुला रहे हो तो ठीक है, मैं दे रहा हूं, मेरा क्या जाता है। और यहां से इसे भेज दिया किसको? कार्बोहाइड्रेट को। जब कार्बोहाइड्रेट को भेजा गया तो अग्नाशय ने यहां से एक एंजाइम बना दिया और उस एंजाइम का नाम था एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम। और इस एमाइलेज एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर डाला। सवाल पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? ग्रहणी में होता है। कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम करता है। एमाइलेज एंजाइम का निर्माण कहां पर होता है? अग्नाशय में होता है, याद रखेगा। उसके बाद आमाशय ने यहां से भेज दिया प्रोटीन को, तो यहां से अग्नाशय ने बना दिया एक एंजाइम जिसका नाम था ट्रिप्सिन एंजाइम, और इस ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन का भी पाचन कर डाला। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम प्रोटीन को कहां पर पचाते हैं, तो आमाशय में, या आमाशय में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, तो पेप्सिन और रेनिन। लेकिन छोटी आंत में प्रोटीन को कौन पचाता है, तो ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, बचा है अब फैट। और यही फैट जो है पूरे आहार नाल की औकात याद करा देगा। कैसी? ये देखिए, अब जब यहां पर फैट को भेजा गया तो अग्नाशय ने फैट को पचाने के लिए एक एंजाइम बना दिया जिसका नाम था लाइपेज एंजाइम। और जब लाइपेज एंजाइम यहां से आया और इस फैट को देखा, तो फैट को देख करके पचाने से इनकार कर दिया। फैट को देख करके पचाने से इनकार कर दिया और कहता है कि हमें फैट को क्यों, मुझे क्यों भेज दिया गया, मैं तो फैट को पचा ही नहीं सकता। तो उससे पूछा गया कि फैट को क्यों नहीं पचाओगे भाई, तुम्हें भेजा गया है, तुम्हें तो पचाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि मैं फैट को तभी पचाऊंगा जब फैट जल में घुलनशील होगा। और केजरीवाल की तरह लाइपेज एंजाइम ने शर्त रख दिया कि पहले आप फैट को जल में घुलनशील बनाइए, तब मैं फैट को पचाऊंगा, जैसे केजरीवाल। तो समस्या आ गया कि यार इस फैट को जल में घुलनशील कौन बनाएगा। तो याद करिए,
मैंने अभी कहा था कि हमारा आहार नाल कभी कभी फेल हो जाता है तो सहायक पाचक अंग सपोर्ट प्रदान करता है। अब यहां पर आहार नाल की औकात याद आ गई, तो इस आमाशय के बगल में अंग है बाहुबली, जिसका नाम अभी मैंने लिया था लीवर। लीवर कहता है कि कोई बात नहीं, लीजिए मैं एक रस का निर्माण कर देता हूं, और उस रस का नाम होता है बाइल जूस, यानी कि पित्त रस। और ये बाइल जूस बना कहां से? लीवर से बना। और पित्त रस लीवर से बनने के बाद पित्ताशय में आकर के इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है, और यहां से पहुंचता है ग्रहणी में, और ग्रहणी में जाकर इस वसा को जल में घुलनशील बनाता है। सवाल पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तो पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, पित्ताशय नहीं, लीवर में होता है। पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है, और पित्त रस यहां से पहुंचता है ग्रहणी में, और ग्रहणी में जाकर करता क्या है? वसा को जल में घुलनशील बनाता है, और यह प्रक्रिया वसा का पायसीकरण कहलाती है। अब लाइपेज एंजाइम का काम सरल हो गया, और लाइपेज एंजाइम जो है उस घुलनशील वसा को जल में पचा डालता है। भाई वसा जल में घुलनशील नहीं होता ना, जैसे घी जल में नहीं घुलता, तेल जल में नहीं घुलता, मक्खन जल में नहीं घुलता। तो प्रश्न यह है कि इसको जल में घुलनशील कौन बनाएगा? तो पित्त रस बनता कहां से है? लीवर से बनता है, और लीवर से बनने के बाद पित्ताशय में आता है, और इस वसा को जल में घुलनशील बनाता है, और लाइपेज एंजाइम उसका क्या करता है? पाचन कर डालता है। और इस तरीके से भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर हुआ? ग्रहणी में हुआ। उसके बाद जो भोजन नहीं पच पाया और जो भोजन नहीं एब्जॉर्ब हो पाता, उसे बड़ी आंत के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है। यह होता है पूरा का पूरा पाचन तंत्र। तो यहां पर आपको अगर सवाल पूछ लिया जाए कि प्रोटीन को आमाशय में कौन पचाता है, तो पेप्सिन और रेनिन। रेनिन किसको पचाता है? केसिन प्रोटीन को। दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज फैट को पचाता है। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। पित्त रस कहां इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। पित्त रस का कार्य क्या होता है? वसा को जल में घुलनशील बनाना। भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है? यवला। भोजन को वायु नली में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये सारी चीजें आपको यहां से याद हो गई होंगी। कल से हम लोग लिखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।